हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, उम्मीद करते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अच्छे से। एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बताइए। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है, बोर्ड के लिए तो है ही, उसके अलावा नीट के लिए भी एनसीईआरटी है। हम बार बार आपको बता चुके हैं कि एनसीईआरटी से 85 प्लस क्वेश्चन, 85 या 80 प्लस क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आता है। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है। तो आपको इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आपको बाकी कोई भी साइड बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी डाउट आता है उसमें तो आप जरूर पूछिए। हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? हम अभी तक डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म के बाद हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी पढ़ चुके हैं। क्या? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है तो क्या बनाता है? सीड बनाता है। क्या बनाता है भाई? सीड बनाता है। ठीक है, हालांकि ये सीड के अंदर होता है क्या? एम्ब्रियो। ठीक है, ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है तो क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे कोई सीड क्या है तो लिखेंगे क्या भाई? फर्टिलाइज्ड मैच्योर, यहां पे जेड भी लिख सकते हैं। फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। क्या? सीड कहलाता है। फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका फाइनल प्रोडक्ट, इंड प्रोडक्ट क्या होता है? सीड होता है। तो ये क्या है? सीड। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है क्या? सीड। क्लियर? सीड के पास कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, मतलब ये जो सीड बना होता है कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना होता है? तो लिखेंगे सीड कंसिस्ट ऑफ, हमें सीड में क्या क्या होता है? सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। एक तो उसके पास होता है सीड कोट। ये सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, 2 सीड कोट होता है, आपको पता है, क्योंकि ओव्यूल के पास 2 इंटेगमेंट है, एक होता है टेस्टा और दूसरा होता है टेगमेन। आउटर कवरिंग को कहते हैं टेस्टा और इनर को क्या कहते हैं? टेगमेन। तो सीड का 2 सीड कोट, टेस्टा और टेगमेन। उसके अलावा सीड के पास होता है क्या? कॉटिलीडन। क्या है? कॉटिलीडन। ठीक है, ये कॉटिलीडन क्या है? तो इसके पास है रिजर्व फूड मटेरियल। क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल। ये मेनली हम डाइकोट के बारे में पढ़ रहे हैं। डाइकोट का जो इंडोस्पर्म होता है ना, ये इंडोस्पर्म पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉटिलीडन में। अल्टीमेटली कॉटिलीडन के पास भी क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, तो सीड कोट होता है, कॉटिलीडन होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या होता है भाई? इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में होता है रेडिकल एंड प्लीम्यूल। क्या होता है? रेडिकल एंड प्लीम्यूल होता है। क्लियर? चलिए, तो ये था सीड कोट का बात। आगे अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड को देखते हैं, क्या स्ट्रक्चर ऑफ सीड को देखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? वही डाइकोट सीड के अगर आप स्ट्रक्चर का बात कीजिएगा तो डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले हमको सीड कोट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सीड कोट देखने को मिलेगा। ठीक है, आउटर को क्या कहते हैं? आउटर सीड कोट को क्या कहते हैं? टेस्टा। क्या कहते हैं भाई? टेस्टा। ये आउटर कवरिंग है, अनार खाते हैं ना। और दूसरा होता है टेगमेन, ये इनर कवरिंग है। अनार का जो छिलका हम फेंक दे रहे हैं वही तो ओवरी वॉल है, अल्टीमेटली फ्रूट उसी को होना चाहिए। ओवरी वॉल, अनार का जो हार्ड कवरिंग, रेड कलर का जो छिलके हम फेंक देते हैं, ठीक है, उसका छिलका, वो अल्टीमेटली क्या है? ओवरी वॉल, यानी कायदे से वो क्या होना चाहिए? फ्रूट। लेकिन वो फ्लेसी और जूसी नहीं है। फ्लेसी और जूसी क्या है? अनार के अंदर, मतलब उसके सीड के, अनार के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सीड है, बहुत सारे क्या है? छोटे छोटे सीड्स है। और इस सीड के ऊपर जो कवरिंग है ना, कवरिंग, सीड के ऊपर जो कवरिंग है रेड कलर का,
वो फ्लेसी होता है और जूसी होता है। मतलब तुम समझ गए कि हम अनार का, पोमग्रेनेट का क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, टेस्टा खाते हैं। क्या खाते हैं, टेस्टा। तो पोमग्रेनेट का जो टेस्टा होता है ये जूसी होता है। क्लियर, यानी अल्टीमेटली जो पोमग्रेनेट है उसका एडिबल पोर्शन क्या हो गया, सीड कोट। क्या हो गया, सीड कोट। क्लियर। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड का अगर हम बात करते हैं तो आउटर कवरिंग हमको टेस्टा और इनर कवरिंग टेगमेंट दिखाई देता है। उसके अलावा किसी भी अगर आप सीड को देखिएगा ना तो सीड के पास हाइलम होता है। क्या होता है, एक हाइलम होता है। ये हाइलम क्या है सर, हाइलम क्या है, एक स्क्वायर है। क्या भाई, एक दाग है। ठीक है, तुम देखोगे चना या मटर में आपको स्पष्ट दिखाई देता है। ये क्या है भाई, स्क्वायर ऑन द सीड, है ना। ये साइट ऑफ अटैचमेंट है जिससे ओव्यूल फ्रूट से या ओवरी वॉल से क्या होता है, अटैच्ड होता है। किससे, ओवरी वॉल से अटैच्ड होता है। देखो भाई, यहाँ पे हम आपको बता के दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हुआ ओवरी वॉल। क्या हुआ, ये ओवरी वॉल। और इस ओवरी वॉल में यहाँ पे ये था ओव्यूल। क्या था, ओव्यूल। ये बीच में क्या है, बोलो ना, इम्ब्रियो सैक। क्या है, इम्ब्रियो सैक है। और इसके चारों तरफ, इम्ब्रियो सैक के चारों तरफ ऐसे वाला ये क्या है भाई, ये न्यूसेलस है। क्या है, न्यूसेलस है। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट डे हम आपको दिखाए थे। और न्यूसेलस के चारों तरफ यहाँ पे यहाँ ऐसे न्यूसेलस के चारों तरफ ऐसे, ये क्या है भाई, ये इंटेगुमेंट है। क्या है, इंटेगुमेंट है। ठीक है, तो न्यूसेलस जो होता है ना वो माइक्रोपाइलर इंड में नहीं होता है। न्यूसेलस माइक्रोपाइलर रीजन में एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि माइक्रोपाइलर रीजन से ही तो हो क्या, जनरली मोस्टली कॉमनली क्या, पॉलन ट्यूब इंटर करता है, इसलिए वहां पे न्यूसेलस नहीं होता है। हाँ भाई, तो हाइलम क्या है, ये हो गया फ्यूनिकल। क्या हो गया, ये फ्यूनिकल। ठीक है, ओव्यूल का जो स्टॉक है उसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे अटैच्ड होता है ओव्यूल के जस्ट, और ये ओव्यूल ही तो क्या बनेगा, सीड बनेगा। और फ्यूनिकल जिस ओव्यूल में जिस पॉइंट पे अटैच्ड होता है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं, हाइलम बोलते हैं। और जब ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर हो जाएगा और सीड बनाएगा ना, तो सीड पे एक दाग दिखता है, एक धब्बा दिखता है। ठीक है, वो जो दाग है, वो जो स्कैर है, वो बताता है कि भाई यहां से अटैच्ड था ओव्यूल या सीड, यहां से अटैच था किससे, फ्रूट वॉल से या ओवरी वॉल से। क्लियर है, तो लिखेंगे साइट ऑफ अटैचमेंट टू द फ्रूट। हाइलम क्या है, साइट ऑफ अटैचमेंट टू द फ्रूट। फिर से एक बार, क्लियर है, साइट ऑफ अटैचमेंट टू द फ्रूट। हाइलम क्या है, साइट ऑफ अटैचमेंट टू द फ्रूट है। सीड पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, तो ये वाला माइक्रोपाइल, ये एक ओपनिंग होता है जहां ये हाइलम के जस्ट एवव होता है। देखो हाइलम के जस्ट ऊपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये ओव्यूल जो है ना, ये पूरा इनरट्रोपस ओव्यूल है, पूरा मुड़ गया है, इसलिए लग रहा है कि नीचे, लेकिन हाइलम के जस्ट एवव होता है माइक्रोपाइल। क्या, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या होता है, कि स्मॉल पोर होता है हाइलम के जस्ट एवव। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हाइलम के बाद वो क्या आएगा, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है भाई, चलिए देखते हैं। क्या भाई, स्मॉल पोर एवव हाइलम। माइक्रोपाइल क्या है, स्मॉल पोर एवव हाइलम। स्मॉल पोर एवव हाइलम क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल कहलाता है। ये जो माइक्रोपाइल है ना, एक स्मॉल पोर जो है ना, ये O2H2O के O2 और H2O को क्या, इनकमिंग आउटकमिंग, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ऑक्सीजन और वाटर आराम से सीड के अंदर जा सके। ठीक है, उसके लिए ये मेनली पाथ प्रोवाइड करता है। कौन, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या करता है, लिखेंगे दिस फैसिलिटेट्स व्हाट, दिस फैसिलिटेट्स entry of O2 and H2O, entry of O2 and H2O into the seed कब, सीड को O2 और H2O कब चाहिए,
कब चाहिए? इनटू द सीड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के समय ये माइक्रोपाइल क्या करता है? O2 और H2O को जाने देता है, ठीक है ना। आगे इस माइक्रोपाइल वाला कहानी भी हो गया, यानी सीड का आप स्ट्रक्चर भी देख लिया, हाइलम देख लिए, माइक्रोपाइल देख लिया, हाइलम का यूज क्या था, क्या होता है, और माइक्रोपाइल का क्या इंपॉर्टेंस है हम देख लिया। आपको पता है अगर आप सीड को ड्राई कीजिएगा ना, ड्राई स्टोर करने के लिए ड्राई कीजिएगा, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ड्राई सीड में, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नीट में क्योंकि अभी तक नहीं आया है। ड्राई सीड का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कितना होता है? तो 10 से 15% होता है। कितना परसेंट होता है भाई? ड्राई सीड का 10 से 15% मॉइस्चर कंटेंट होता है। वो चना जो तुम्हारे किचन में डब्बा के अंदर बंद है, मटर जो डब्बा में बंद है किचन में, है ना, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है भाई? तो वो मॉइस्चर कंटेंट उसमें कितना है? 10 से 15% है, ठीक है। ये तो हुआ एनसीईआरटी का बात। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि ग्रेन को, सीड्स को स्टोर करने के लिए आपको मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? लेस देन 12% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेस देन 12%, 12% से कम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी बोलता है कि मॉइस्चर कंटेंट ड्राई सीड में कितना होता है? 10 to 15% होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है। अगर लेस देन 12% ऑप्शन में दिया हुआ है तो आंसर टिक करने के पहले आप अपना बुद्धि विवेक लगाइएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, ये आपके एग्जाम में 2021 में आप एग्जाम दीजिएगा ना, वहां से यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि ड्राई सीड का मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, ठीक है। अभी तक नीट में नहीं आया हुआ है, ठीक है, तो ये पूछ सकता है भाई। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ड्राई सीड में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? 10 to 15% होता है। चलो, कितना होता है? 10 to 15% होता है। क्लियर है? आगे आते हैं। सर ड्राई सीड को ड्राई क्यों करते हैं स्टोर करने के पहले? अगर सीड में वाटर नहीं होगा तो सीड का मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर से एक बार, सीड में अगर वाटर नहीं होगा तो सीड का मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर अच्छा एक बात और, ड्राई सीड में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? 10 से 15% बाई मास, ठीक है, बाई मास, ये भी जरूर याद रखना। ऐसे पूछ सकता है बाई मास, बाई वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह करके, बाई वेट, तो बाई मास, ऐसे आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आएगा, अपने नोट्स में जरूर इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हाँ भाई, फायदा क्या है स्टोर करने के पहले मॉइस्चर कंटेंट अगर आप कम करते हैं? फायदा क्या है? फायदा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर स्लो डाउन है तो आप अपने सीड को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। समझ में आ गया? अगर सीड में सिर्फ पानी मिल जाएगा तो क्या होगा? तो सीड पेरिसेबल हो जाएगा, सीड कुछ दिन में सड़ जाएगा। क्लियर है? और सीड को आप मॉइस्चर दे रहे हैं, उसका ढक्कन खुला हुआ है, उसको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो सीड आपका जर्मिनेट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। सीड फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है, और जब सीड को अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो जर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है। सीड जर्मिनेट नहीं करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो उसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। क्या कहते हैं? सीड डॉर्मेंसी। समझ में आ गया? सीड के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन क्या है सर? भाई सीड को क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए और एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। सीड क्या हो जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है? चलिए, जो सीड है ना, ये मेनली सीड दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है सीड। कौन कौन सा? एक होता है इंडोस्पर्मिक सीड। क्या होता है? इंडोस्पर्मिक सीड। दूसरा होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम नॉन एल्बुमिनस सीड भी होता है। क्या? और नॉन, अच्छा ये इंडोस्पर्मिक है, यानी इंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम एल्बुमिनस सीड भी होता है। क्या होता है? एल्ब्यूमिनस सीड होता है। जबकि नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम नॉन एल्बुमिनस सीड होता है। क्या? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड।
क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस सीड होता है। क्लियर है? देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, इंडोस्पर्मिक सीड में कॉटिलीडन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन काफी रिड्यूस्ड कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है, काफी छोटा कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इंडोस्पर्म अभी भी रहता है। ठीक है, अल्टीमेटली इसमें अंतर क्या है इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में? इंडोस्पर्मिक सीड उसको बोलेंगे ना जिसमें इंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है। इंडोस्पर्म मैच्योर सीड में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर इंडोस्पर्म मैच्योर सीड में प्रेजेंट होगा तो वैसे सीड को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंडोस्पर्मिक सीड। तो इंडोस्पर्म प्रेजेंट इन इंडोस्पर्म प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, और यहां पे लिखेंगे इंडोस्पर्म नॉट प्रेजेंट इन इंडोस्पर्म not present in endosperm not present in mature seed। इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है कहां पे? मैच्योर सीड में। कहां पे प्रेजेंट नहीं होता है भाई? मैच्योर सीड में प्रेजेंट नहीं होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए फिर से समझना है। अगर इंडोस्पर्म पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, या पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कुछ कंज्यूम हो जाए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में और कुछ इंडोस्पर्म का कन्वर्जन हो जाता है किसमें? कॉटिलीडन में। किसमें? कॉटिलीडन में। कॉटिलीडन में। तो वैसे सीड को क्या कहते हैं? जहां पे इंडोस्पर्म कन्वर्ट हो जाएगा कॉटिलीडन में, वैसे सीड को कहते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। क्योंकि आपको इंडोस्पर्म तो दिखा ही नहीं, क्या दिखेगा? कॉटिलीडन दिखेगा। और वैसे सीड्स जहां पे आपको अभी भी सीड मैच्योर हो गया लेकिन फिर भी आपको क्या दिख रहा है? इंडोस्पर्म दिख रहा है, तो वैसे सीड को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सर। हाँ भाई बिल्कुल। इंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट जो होते हैं ना, याद रखना भाई, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, मैक्सिमम मोनोकॉट्स जो होते हैं वो इंडोस्पर्मिक सीड वाले होते हैं। कैसे होते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे भी डाइकॉट है जिसमें भी इंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट क्या होते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड वाले होते हैं। जैसे 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 वीट, चलो मेज, वीट, राइस, क्लियर, कोकोनट, ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? मोनोकॉट्स है और इंडोस्पर्मिक सीड है। लेकिन एक आपको एक्सेप्शन याद रखना है जो डाइकॉट है लेकिन उसके पास इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एक है कैस्टर। क्या? कैस्टर। ये क्या है? ये है डाइकॉट और इसके पास इंडोस्पर्म होता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स क्या होते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट। और मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स क्या होते हैं? इंडोस्पर्मिक होते हैं। जैसे सनफ्लावर, ग्राउंडनट, जैसे ग्राउंडनट। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, पुराना वाला एनसीईआरटी है ना, 2015-2016 का एनसीईआरटी है, तो आपको वहां पे कुछ गलत दिख सकता है। क्या दिख सकता है? ये इंडोस्पर्मिक सीड में एक एग्जांपल है सनफ्लावर दिया हुआ है ना, वो गलत है। सनफ्लावर को वहां से काट दीजिएगा। सनफ्लावर क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। सनफ्लावर क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। जैसे एक चीज बताओ, सनफ्लावर डाइकॉट है या मोनोकॉट है? सनफ्लावर डाइकॉट है। क्या है? डाइकॉट है। खैर यहां पे चलिए मोस्ट ऑफ द डाइकॉट जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, और बोलो, हाँ ग्राम हो सकता है, चना, मटर हो सकता है, और बोलो, और कुछ उसके अलावा एक और भी बहुत सारे ईटीसी कर देते हैं। ईटीसी मतलब हाँ भाई, इंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। खैर ना कुछ याद नहीं है एग्जाम में ईटीसी लिख के बड़ा खुशी मिलता है।
फिर यहाँ पे आ जाइए आप, ईटीसी के बाद क्या नेक्स्ट एक एग्जांपल है क्या, ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो है ना वो है मोनोकॉट, लेकिन वो क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक है। क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक है, मतलब उसका पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉटिलिडन में। ऑर्किड्स मोनोकॉट। चलिए उसके अलावा एक है पेरिस्पर्मिक सीड। क्या है, ओकेजनली कुछ ऐसे प्लांट्स, बहुत कम प्लांट्स में क्या होता है, पेरिस्पर्मिक सीड भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पेरिस्पर्मिक सीड भी प्रेजेंट होता है। चलो देखते हैं पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है सर। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे पेरिस्पर्मिक सीड पे। किस पे, पेरिस्पर्मिक सीड पे। पेरिस्पर्मिक सीड में क्या होता है भाई, न्यूसेलस परसिस्टेंट रह जाता है। न्यूसेलस पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय न्यूसेलस के पास भी जो न्यूट्रिएंट होता है, अल्टीमेटली न्यूसेलस के पास भी क्या है, न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो वो न्यूट्रिएंट भी डिजनरेट हो गए, यानी न्यूसेलस अपना आइडेंटिटी लूज करके वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉटिलिडन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सीड्स हैं जिसमें न्यूसेलस कन्वर्ट नहीं होता है पूरा का पूरा किसमें, कॉटिलिडन में। तो वैसे प्लांट्स, वैसे सीड्स को क्या कहेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे। इन सम सीड क्या होता है, न्यूसेलस परसिस्टेंट, न्यूसेलस परसिस्टेंट, न्यूसेलस अटैच्ड होता है। याद है ना तुमको न्यूसेलस, हाँ भाई, ये ओवरी वॉल, और ओवरी वॉल में ये क्या है, ओव्यूल। क्या है ये ओव्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ एक न्यूट्रिटिव लेयर था, यही तो था क्या, न्यूसेलस। क्या था, न्यूसेलस। क्लियर। मतलब एम्ब्रियो सैक के बाहर और इंटेगुमेंट के अंदर जो भी वॉल है ना, वो सब क्या कहलाएगा, न्यूसेलस कहलाएगा। क्या, तो कुछ सीड्स में न्यूसेलस परसिस्टेंट रहता है, और परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं उसको फिर, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म। और वैसे सीड जिसमें न्यूसेलस परसिस्टेंट रहता है, उस सीड को कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। और पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल, पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल बोलो भाई, पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या है, ब्लैक पेपर। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेरिस्पर्मिक सीड। क्लियर। तो ये याद रखेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल ब्लैक पेपर एंड बीट। सीड हम पे चल रहे थे, सीड का स्ट्रक्चर देखे थे, हाइलम क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है। सीड में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो 10 से 15% बाई मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाई मास 10 to 15% होना चाहिए। फायदा क्या है इससे, अगर मॉइस्चर कंटेंट कम होता है तो सीड जो है ना स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला जाता है। क्या, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला जाता है, यानी सीड का मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी कम हो जाता है, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। और एनसीईआरटी स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को कहता है सीड कहां पे चला गया, डॉर्मेंसी में चला गया। कहां पे चला गया, डॉर्मेंसी में चला गया। सीड अनफेवरेबल कंडीशन में, जब उसके पास मॉइस्चर कंटेंट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो सीड क्या कहां पे चला जाएगा भाई, अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब है मॉइस्चर कंटेंट कम है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, तो सीड अभी जर्मिनेट नहीं करेगा। और ये जो फेनोमेना है ना, जो वहां पे सीड जर्मिनेट नहीं करता है, इसी फेनोमेना को कहते हैं, क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी। क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी। काफी बेनिफिशियल है ये सीड डॉर्मेंसी वाला फीचर हमारे लिए। क्यों, कैसे बेनिफिशियल है सर,
ऐसा नहीं होता है कि आज सीड मैच्योर हुआ और आज ही जर्मिनेट कर गया। अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं, जो अनाज है, जो एग्रीकल्चर है, वो किस पे बेस्ड है, सीड पे बेस्ड है। सीड अभी मैच्योर हुआ और अभी जर्मिनेट कर जाएगा, तो आप उसको अगले सीजन में क्या रखेंगे, समझ आ गया, अगले सीजन तक तो आपका सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सीड को स्टोर कर सकते हैं लो मॉइस्चर कंटेंट पे। कैसे, लो मॉइस्चर कंटेंट पे। क्लियर है। तो सीड डॉर्मेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके कारण आप एग्रीकल्चर का कुछ कल्पना भी कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं कि भाई चलो इस बार तो हम लोग गेहूं चावल खा लिए, मक्का खा लिए, अगले बार कुछ गेहूं, कुछ धान, ठीक है, मतलब राइस, और मतलब धान को ही राइस बोलते हैं, पता है ना। जो धान होता है ना, ग्रेन, वो अगर राइस को उसके छिलका के साथ तुम बोलोगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पैडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैडी। धान का इंग्लिश क्या होता है, पैडी, ठीक है। बाकी अल्टीमेटली जब उस पैडी से उसका हस्क हटा देंगे आप, तो वो क्या बन जाता है, राइस बन जाता है। क्या बन जाता है, राइस, ठीक है। ये थोड़ा मोड़ा कुछ डिफरेंस है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, सीड डॉर्मेंसी पे, है ना। तो सीड डॉर्मेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर सीड आज मैच्योर हुआ तो आज कहीं आज जर्मिनेट नहीं करता, इसका फायदा और भी क्या है भाई, तो डिस्पर्स होने का समय मिल जाता है। सीड को क्या, डिस्पर्स होने का समय मिल जाता है। सीड वाटर के हेल्प से, एयर करंट के हेल्प से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। समझ में आ गया। तो ये है सीड डॉर्मेंसी का फायदा। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी या इनहिबिटेड जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी। तो हेडिंग देंगे सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी क्या, इनहिबिटेड जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, इनहिबिटेड जर्मिनेशन। और इनहिबिटेड जर्मिनेशन क्या कहलाता है भाई, सीड डॉर्मेंसी कहलाता है। या स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, ये स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी आया क्यों, सीड में स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी आया क्यों, क्योंकि सर सीड अनफेवरेबल कंडीशन में है, ना उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है, ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला गया। और इसी स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, इनहिबिटेड जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फीचर है ये प्लांट्स का, और समझ में आ रहा है आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ऐसे सीड मिले हैं 10-10 हजार साल तक क्या है, वो वायबल है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में, वो डॉर्मेंट कंडीशन में है। आपको पता है देखिए, सीड डॉर्मेंसी के कारण सीड वायबल भी हो जाता है बहुत साल तक के लिए, ठीक है। अब आगे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। वेरी ओल्ड सीड हमको देखने को मिला था, क्या, वेरी ओल्ड सीड हमको देखने को मिला था, कहां पे, 10,000 साल पुराना सीड देखने को मिला था, ठीक है। आर्कटिक टुंड्रा में अभी तक ओल्डेस्ट सीड देखने को मिला है, ठीक है। वेरी ओल्ड सीड कहां पे देखने को मिला भाई, आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा में हमको बहुत पुराना सीड देखने को मिला है। कितना पुराना, तो लगभग 10,000 साल पुराना, 10,000 years वायबल सीड, मतलब 10,000 साल पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी वो क्या है, वायबल है। और आपको पता है उस सीड का नाम क्या है, उस सीड का नाम है ल्यूपिन। क्या है, कौन सा सीड था वो, वेरी ओल्ड सीड, क्या था, ल्यूपिन था। क्या था, ल्यूपिन, LUPIN, ल्यूपिन। देखना एनसीईआरटी में ल्यूपिन के बगल में उसका बोटेनिकल नेम दिया हुआ है, क्या, ल्यूपिनस आर्कटिकस। आपको लगता है कि ये कोई दूसरा है ल्यूपिन के अलावा, लेकिन ल्यूपिन के अलावा नहीं, ये ल्यूपिन का ही क्या है, बोटेनिकल नेम है। क्या है भाई, ल्यूपिन का बोटेनिकल नेम ल्यूपिनस, ल्यूपिन से ले लिया गया ल्यूपिनस, और आर्कटिक से ले लिया गया क्या, आर्कटिक से ले लिया गया आर्कटिकस, आर्टिकस, ल्यूपिन आर्टिकस, ठीक है। सुनना भाई ध्यान से, बहुत
पुराना वायबल सीड हमको मिला है, सबसे पुराना 10,000 साल पुराना वायबल सीड मिला है। और ये वायबल है क्यों? क्योंकि ये डोरमेंट स्टेज में चला गया था, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्टेट ऑफ इनहिबिटेड जर्मिनेशन में चला गया था या स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला गया था। सीड है, आराम से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है उसका एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो फिर से क्या हो जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर? तो वेरी ओल्ड सीड मिला है ल्यूपिन का। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? ल्यूपिनस आर्टिकस। क्या है? ल्यूपिनस आर्टिकस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है नीट में, तो पूछा जाएगा 2021 या 2022 में पक्का पूछा जाएगा भाई, ठीक है। सुनो भाई, तो वेरी ओल्ड सीड ल्यूपिन का मिला है। कहां से मिला है? आर्कटिक टुंड्रा से मिला है। कहां से मिला है? आर्कटिक टुंड्रा से मिला है। कितना पुराना था? 10,000 साल पुराना था। कितना? 10,000 साल पुराना। क्लियर है? वायबल सीड, यानी ये फिर से जर्मिनेट किया होगा 10,000 साल के बाद, इसमें जर्मिनेशन हुआ होगा। क्या वायबल कहने का मतलब क्या है? उसके पास जर्मिनेटिंग कैपेसिटी है, वो जर्मिनेट कर सकता है। और क्या कर सकता है? बोलो ना, क्या कर सकता है? वो जर्मिनेट कर सकता है और उसमें फ्लावरिंग भी होगा और फ्रूटिंग भी होगा। क्लियर है? तो ये जो आपको वायबल सीड दिखा इतना पुराना, क्यों दिखा? क्योंकि सीड डॉर्मेंसी को आपको क्योंकि सीड कहां पे चला गया था? डॉर्मेंट स्टेज में चला गया था। आगे हम देखेंगे क्या सीड डॉर्मेंसी। एक दूसरा एग्जांपल है, डेट पाम का एग्जांपल दिया हुआ है। कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है भाई? डेट पाम। एक और सीड मिला हमको डेट पाम का। कहां से? डेड सी के पास से। कहां से? डेड सी के पास से, ठीक है। देखो, डेट पाम एक हमको सीड मिला, हमको नहीं, मतलब जो साइंटिस्ट थे उनको मिला डेट पाम। डेट पाम का वहां पे फिर से बगल में क्या दिया हुआ है? बोटेनिकल नेम दिया हुआ है। क्या नाम है उसका? फोइनिक्स क्या नाम है भाई? फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, PHOENIX, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा का सीड हमको मिला, पता है कितना पुराना? 2000 साल पुराना सीड मिला। कितना? 2000 ईयर्स वायबल सीड मिला। वायबल करने का मतलब है इसके पास कैपेसिटी है कि ये जर्मिनेट करेगा और इसमें फ्लावरिंग होगा, ठीक है। कहां से मिला? कहां से मिला? डेड सी के पास से मिला। और ये डेड सी किस रीजन में आएगा? कहां पे आएगा? फ्रॉम हेरोड्स पैलेस। कहां से मिला भाई? फ्रॉम हेरोड्स पैलेस, फ्रॉम हेरोड पैलेस नियर डेड सी, नियर डेड सी। डेड सी के पास एक प्लेस होगा, है ना, क्या? हेरोड पैलेस, ठीक है। वहां से हमको मिला 2000 साल पुराना डेट पाम का सीड। और इस डेट पाम का बोटेनिकल नेम दिया हुआ है वहां पे फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। क्या? फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये आपको जूलॉजिकल नेम ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ क्या मिल जाए आपको? जूलॉजिकल नेम मिल जाए कि भाई 2000 साल पुराना वायबल सीड मिला था। किसका? पहला ऑप्शन रहेगा किसका भाई? ल्यूपिन का। दूसरा ल्यूपिनस आर्कटिकस, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन रहेगा फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। एनसीईआरटी वाला दो तो देगा ही, और दो एनसीईआरटी के बाहर वाला दे देगा, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं यहां से भी क्वेश्चन अभी तक नहीं फ्रेम होके आया है, ठीक है। तो यहां से भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। 2 साल पुराना कहां से मिला? डेड सी के पास से मिला, हेरोड्स पैलेस में। कहा? हेरोड्स पैलेस में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? एक होता है डोरमेंसी पीरियड। क्या? डोरमेंसी पीरियड। मान लो कि सीड मैच्योर हो गया, तब तो प्लांट से डिटैच्ड हुआ। सीड क्या हो गया? मैच्योर हो गया। अब मैच्योर हुआ आज मान लेते हैं, और उसमें जर्मिनेशन हो रहा है। पहले तो जर्मिनेशन नहीं होगा ना, उसमें जर्मिनेशन हो रहा है कब? 10 साल के बाद। तो डोरमेंसी पीरियड कितना का हो गया? 10 साल का हो गया। यानी मैचुरेशन से जर्मिनेशन तक का जो टाइम पीरियड है ना, वो क्या कहलाता है? डोरमेंसी पीरियड कहलाता है। फिर से मैचुरेशन से सीड जर्मिनेशन तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? बोलो ना,
क्या कहलाता है, डॉर्मेंसी पीरियड कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई फोइनिक्स डैक्टिफेरा क्या डॉर्मेंसी पीरियड क्या है, ठीक है, क्या था जो हमको मिला था, तो आंसर चला जाएगा 2000 साल। इस तरह से भी बन सकता है ल्यूपिन का डॉर्मेंसी पीरियड क्या था जो हमको मिला था कहां से भाई, आर्कटिक टुंड्रा से, आंसर चला जाएगा 10,000 साल। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन के आएगा। कारण क्या है सर डॉर्मेंसी का, पहला कारण तो आपको समझ में आया, अनफेवरेबल कंडीशन। उसके अलावा सीड में भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, समझ में आ गया, जैसे सीड कोट काफी हार्ड रहता है, लिग्निन रिच रहता है जिससे वाटर एयर उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, तो बहुत सारे बैरियर भी होते हैं जिसके कारण सीड डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ डॉर्मेंसी। क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ डॉर्मेंसी, रीजन ऑफ सीड डॉर्मेंसी, क्लियर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, सीड डॉर्मेंसी के बाद उसमें सीड स्ट्रैटिफिकेशन, सीड एस्कैरिफिकेशन, ये सब, स्ट्रैटिफिकेशन अलग होता है, एस्कैरिफिकेशन अलग होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई, कुछ एपोमिक्सिस वगैरह, एपोमिक्सिस टर्म दिया हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस टर्म दिया हुआ है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आप एक बार उसको एनसीईआरटी से जरूर रीड लगा लेंगे, है ना, एक बार पढ़ लेंगे। हाँ, और क्या करना है, आपको कोई भी टॉपिक लग रहा है कि हम छोड़ दिए हैं ना, क्योंकि 2 क्लास में, मैक्सिमम 2 क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप उसको पूछ लीजिए। इसमें कुछ टॉपिक पढ़ना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ग्राफ्टिंग वगैरह पढ़ाना है, जो हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है तो आप जरूर कमेंट में बोलिएगा कि सर ये चीज छूट गया, ये पढ़ा दीजिए। दूसरा चीज, हमको जो पढ़ना है ना, एक लिमिटेड बाउंड्री में पढ़ना है, वही चीज पढ़ना है जिसको हम समय के साथ, जब मेरा एग्जाम आए तो हम उसको क्या कर सके, रिकैप कर सके, रिवाइज कर सके, ठीक है। तो एक बाउंड्री तय करना जरूरी है, और सबसे अच्छा बाउंड्री आपका एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक है वो। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी के बाहर से कितना क्वेश्चन आया है, समझ में आ गया। पूरे 10 साल में अगर एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आया होगा ना, पूरे 10 साल में इस चैप्टर से, तो मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन होगा। क्लियर है। कोई भी डाउट है आप उसको जरूर पूछिए, होमवर्क आप कीजिए, कोई भी होमवर्क में डाउट आ रहा है तब भी आप उसको पूछिए। थैंक यू।